नमस्कार मित्रों, राजनीति शास्त्र के प्रथम भाग में आपका स्वागत करता हूँ। राजनीति शास्त्र को समझने के लिए इसके नींव, इसके जन्म को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तभी हम ये समझ पाएंगे और हमारी मानसिक पटल में इसकी जो अवयव हैं वो व्यवस्थित हो पाएंगे। तो आइए हम इसे जानने के लिए इतिहास के झरोकों में देखते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है, जिसका उद्देश्य व्यापार का होता है और इसे जो परमिट मिली होती है वो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दी गई होती है। 1765 ईस्वी में जब पलासी का युद्ध होता है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों पर राजस्व और दीवानी का प्रत्यक्ष अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। 1765 के बाद क्षेत्रीय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और ये 1858 तक चलता है। 1858 सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, जो 15 अगस्त 1947 तक चला। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई है, जिसकी रूपरेखा ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी। इसलिए इतिहास की इन घटनाओं का अध्ययन हमारे मानस पटल पर राजनीति शास्त्र की नींव को और स्पष्ट कर देगी। अतः क्रमवार हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका संवैधानिक महत्व तीन बातों के लिए बेहद खास है। पहला, ईस्ट इंडिया के कार्यों को नियमित नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम माना जाता है। इसके द्वारा ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मिली है। आइए देखते हैं अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहला, बंगाल के जो गवर्नर थे, उस समय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्य की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज था इसमें, बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के आधार पर की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित किए गए। कंपनी के लोगों पर निजी व्यापार, रिश्वत, उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी का नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। इसके उपरांत 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, हालांकि 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था, लेकिन इसके उपरांत 1784 में एक अधिनियम बनाकर, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं, लाया गया। इसकी विशेषताएं थी, ये कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। यहाँ द्वैध शासन जो इम्पोर्टेंट है, ये प्रत्येक प्रश्न जो है, मतलब ये जो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन का शुभारंभ पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही हुआ है। द्वैध शासन कैसे हुआ है ये आप समझिए। व्यावसायिक मामले के निरीक्षण के लिए निरीक्षण मंडल बना दिया गया, निर्देशक मंडल एक स्थापित किया गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक निकाय का गठन किया गया। मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए के निरीक्षण के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए गए। यहीं द्वैध शासन का शुभारंभ हो जाता है। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसे पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण